Good morning everyone. I am Dharmen Singh. Welcome to GS Special Batches. जैसे मैंने आपको पहले दिन अपने पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमें जीएस में मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसी मल्टीपल सब्जेक्ट को पढ़ाने के दौरान मैंने आपको इतिहास के विषय में एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया था। उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज आपको भारतीय इतिहास के बारे में बताते हैं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो इतिहास के बारे में जरा हम प्रीवियस क्लास के बारे में चलें तो इतिहास के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया था कि इतिहास का जनक कौन था। इतिहास का जनक हेरोडोटस थे। ठीक है, उनकी एक बुक थी हिस्टोरिका, जिसमें उन्होंने अतीत में घटी हुई घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध किया था, एक जगह नोट डाउन किया था और उसका प्रमाण दिया था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए था? हिस्ट्री के लिए घटनाएं चाहिए और प्लस उनका प्रूफ या उनका प्रमाण चाहिए। तो उसके लिए आपको मैंने 3 तरह के सोर्सेज बताए थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में हमें जिसने बताया वो थे ग्रीक, और उन ग्रीक यूनानी का नाम क्या था? हेरोडोटस था। इसी कारण उन्हें क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब इसी के मद्देनजर हम लोग आज बात करेंगे अपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में। व्हाट इज द इंडियन हिस्ट्री? ओके बच्चों, ठीक है। तो हमारे इतिहासकारों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग हैं? हम बात करेंगे आज इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया, नेक्स्ट मेडिवल इंडिया, नेक्स्ट मॉडर्न इंडिया। ठीक है, यानी आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत। ठीक है, अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका प्राचीन भारत था। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी दी गई है, इतिहास को बांटा गया है। उसके बाद मध्यकालीन भारत, उसके बाद आपका आधुनिक भारत। ठीक है, जैसे मैंने आपको अपने पहले क्लास में बताया था कि वो सारी घटनाएं इतिहास कहलाती थी जिनके पास हमारे लिए सोर्सेस थे। ठीक है, तो उन्हीं सोर्सों के आधार पर हमारे इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को 3 पार्टों में बांटा है, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे अगर आपका 3 पार्टों में बटा हुआ है ये इंडियन हिस्ट्री जो आपके सिलेबस में पूछा जाता है, तो इनका सबसे प्राचीन, सबसे विस्तृत या सबसे पुराना या सबसे लंबा कौन सा इतिहास रहा होगा? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सबसे लंबा हमारा रहा होगा एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया को हम लोगों ने दोबारा पुनः विभाजित किया है 3 पार्टों में। कौन कौन से 3 पार्टों में है? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और हिस्टोरिक पीरियड। ओके, यानी हमने अपने इतिहास को किसमें बांटा है? फर्दर 3 पार्टों में।
प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। अगर हम इनका देखें, जैसे आप अगर हिंदी वर्जन इसका लिख लें, यानी आपका प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आज बच्चों हम लोग डील करेंगे एंशिएंट इंडिया से मेडिवल इंडिया तक मूव करेंगे, ठीक है। यानी एंशिएंट इंडिया का जो टाइम पीरियड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे और फिर उसी की धारा से चलते हुए मेडिवल इंडिया के टाइम पीरियड में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जो आपका है वो स्टार्ट होता है कब से, एक अननोन पीरियड से। और प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड में डिफरेंस क्या है, तो मैंने जैसे आपको पहले क्लास में बताया था कि कोई भी घटना इतिहास में तब जोड़ी जाएगी, तब लिखी जाएगी, तब पढ़ी जाएगी जब उसके साथ हमारे जो 3 सोर्सेस थे, कौन कौन से, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेसी सोर्सेस और डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर, ये तीनों जो सोर्सेस थे इनकी कसौटियों पर कोई हमें प्रमाणिकता प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको बांटा है। अब हम बात करते हैं कि प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक पीरियड में क्या क्या डिफरेंस है। तो आप इसमें देखें, सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड में देखते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है जहां पर हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस तो मिले हैं, यानी हमें अवशेष तो मिले हैं, हमें मेनोमस तो मिले हैं, हमें स्टैचू कॉइन्स तो मिले हैं, लेकिन हमें किसी प्रकार की स्क्रिप्ट की जानकारी नहीं मिलती। यानी इस टाइम के पीरियड के मनुष्य के पास कोई भी स्क्रिप्ट का ज्ञान नहीं था, किसी प्रकार की लिपि का ज्ञान नहीं था, समझे। यानी यहां पर हमारे पास फॉसिल्स हैं, लेकिन हमारे पास कोई स्क्रिप्ट मनुष्य के पास नहीं थी, ठीक है। और यहां पर यानी हमारे पास फॉसिल्स हैं बट स्क्रिप्ट या लिपि नहीं है। फॉसिल्स तो उपलब्ध हैं बट स्क्रिप्ट नहीं है। मनुष्य अभी क्या था, मानव जो था अभी आदि मानव की श्रेणी में आता था, कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, किसी प्रकार की कल्चर नहीं थी, एक हंटर का जीवन व्यतीत करता था, पशुओं को मारकर खाता था, ठीक है। तो एक डोमेस्टिकेशन नहीं आया था लाइफ में अभी एक, तो उसके बारे में हमें कोई भी स्क्रिप्ट की यहाँ पे जानकारी नहीं है कि मनुष्य किसी प्रकार के स्क्रिप्ट को नहीं जानता था। तो वो इतिहास पीरियड क्या कहलाएगा, आपका प्रागैतिहासिक पीरियड कहलाएगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं प्रो हिस्टोरिक पीरियड में। वहां पर क्या है, हमारे फॉसिल्स हैं, हमारे मेनमस हैं, हमारे स्टैचूज हैं, हमारे कॉइन्स हैं, यानी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस तो उपलब्ध हैं, लेकिन स्क्रिप्ट भी उपलब्ध है उसके साथ साथ। समझना ध्यान से, मनुष्य यहाँ पर लिपि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उसने अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक लैंग्वेज का सहारा ले लिया था, वो एक स्क्रिप्ट का प्रयोग करने लगा था, लेकिन हम अभी उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं सके हैं। समझ में आया। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट मिली है वो अभी हम लोग क्या है, पढ़ नहीं पाए हैं। तो वो ऐतिहासिक पीरियड या इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड किस पीरियड में जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, समझे। यानी फॉसिल्स भी हैं और स्क्रिप्ट भी है, बट वी कांट रीड, समझे। यानी हमारे पास फॉसिल्स तो उपलब्ध हैं और लेकिन स्क्रिप्ट को हम क्या कर पाए, हम पढ़ नहीं सके हैं। तो वो पीरियड क्या कहलाता है, आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ अंतर समझना, प्राक ऐतिहासिक काल और प्रोटो ऐतिहासिक या आदि ऐतिहासिक काल में क्या अंतर है। हमारे पास फॉसिल्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, लेकिन हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मनुष्य यहाँ पर क्या काम करता था, एक आदि मानव का काम करता था। यहाँ पर मनुष्य क्या हुआ, एक फॉसिल्स तो उपलब्ध ही हो गए और स्क्रिप्ट भी उपलब्ध है, लेकिन मनुष्य अभी हम लोग अभी उसे पढ़ नहीं पाए हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे पास
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं और प्लस हमारे पास लिटरेसी सोर्सेज हैं, और हमने उसे पढ़ भी लिया है, वी रीड। हमने क्या कर लिया है, हमने पढ़ लिया है। तो वो पीरियड किसमें कहलाएगा, आपका हिस्टोरिक पीरियड में कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक चीज यहां पर ध्यान देना आप लोग कि इन तीनों, जो आपके सबसे पहले आपने इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड किया, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। इसमें सबसे लंबा आपका एंशिएंट था, तो आपने एंशिएंट को फर्दर 3 पार्टों में डिवाइड किया, प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक पीरियड। अब इन तीनों में अगर हम बात करें, इन तीनों में भी सबसे लंबा पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो सबसे लंबा पीरियड आपका क्या होगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड होगा। ठीक है, इसी कारण प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम पुनः 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, 2 एजों में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका स्टोन एज हो जाता है, यानी पाषाण युग, और दूसरा कॉपर एज, यानी ताम्र युग। ठीक है, यानी हमने क्या किया, हमने अपनी हिस्टोरिक पीरियड को 3 पार्टों में बांट दिया। प्री हिस्टोरिक पीरियड को किसमें, एक स्टोन एज में और दूसरा कॉपर एज में। ओके, यानी एक आपका पाषाण युग हो गया, एक आपका कॉपर एज हो गया। ओके बच्चों, यानी ये आपका एक हिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आप ये देख रहे होंगे कि मैंने हिस्ट्री तो बांट दी, लेकिन अभी तक मैंने डेटों की बात नहीं की, और जब तक इतिहास में तारीखों की बात नहीं करेंगे तब तक आप एज ए हिस्ट्री को एज ए पूर्णता में नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम अपना क्लासिफिकेशन करेंगे किसके हिसाब से, इसकी डेट्स के हिसाब से। ठीक है, अब डेट के हिसाब से जब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम क्या करें, हम फर्दर इसे एक पार्ट और इसके देख लें। जैसे हम स्टोन एज में चले जाएं तो स्टोन एज के हम 3 पार्टों में इसे पुनः डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 3 पार्टों में कौन कौन से हैं ये आपके, पैलियोथिक, नियोलिथिक और नियोलिथिक, यानी पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो इसी में देखते हैं जरा, पैलियोथिक, पैलियोथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, यानी पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। ठीक है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। ठीक, तो अगर हम इसका अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन करें डेट के हिसाब से, या फिर हम ये देख लें एक बार इसे, पुरापाषाण युग में पीरियड कौन सा पीरियड है, ये वो पीरियड है जब मनुष्य क्या करता था, जब मनुष्य हंटिंग करता था। मनुष्य पूर्णतः नेचर पे डिपेंड करता था, अपनी भोजन की आपूर्ति, अपने उनके औजार भी पत्थर के होते थे, वो हैंड एक्स, स्क्रिप्ट, वो हैंड एक्सेस और वगैरह सारे कौन से यूज करता था, पत्थरों के आविष्कार यूज करता था, और उसने आग की खोज, पत्थरों को रगड़कर आग की खोज कर ली थी। यहाँ पर मध्यपाषाण काल में मनुष्य अपने पत्थरों के औजारों को थोड़ा नुकीला बना लिया, और आग के साथ साथ पशु को हंटिंग के साथ साथ उसने डोमेस्टिकेशन भी प्रारंभ कर दिया था। यानी वो यहाँ पर पशुओं को अब केवल हंटिंग के लिए प्रयोग नहीं करता था, केवल उनका शिकार नहीं करता था, अब उन्हें पालने भी लगा था। नवपाषाण काल में मनुष्य ने भोजन, यानी नवपाषाण काल में मनुष्य ने पशुओं के शिकार करने के साथ साथ पशुओं की सहायता से एग्रीकल्चर का काम प्रारंभ कर दिया था। यहाँ अपनी नवपाषाण काल में क्या कर दिया था, कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अब इन तीनों में भी अगर हम बांटेंगे तो सबसे पुराना और सबसे लंबा पीरियड पैलियोथिक हो जाएगा। तो इसे हम पुनः बांट देते हैं, लेकिन उतना डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप लोग देखते हैं पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, नव और अति पुरापाषाण काल, लोअर पैलियोथिक पीरियड, ठीक है, मिडिल पैलियोथिक पीरियड और मॉडर्न पैलियोथिक पीरियड, इसमें हम बांट देते थे।
ठीक, अब हम बात की थी मैंने आपकी डेटों के बारे में। तो अब जब हम अगर डेट के बारे में जान लें तो जैसे मैंने आपको बताया अननोन पीरियड से स्टार्ट करते हैं, यानी अननोन पीरियड ले लें या फिर 25 lakhs BC का टाइम ले लें, तो हम इसे यहां पर स्टोन एज को अननोन पीरियड में रख देते हैं। ठीक है, अननोन पीरियड से लेके स्टोन एज आपका स्टार्ट होता है पैलियोलिथिक एज अननोन से लेकर 8000 BC, यानी प्राचीन समय या फिर यहां पर अननोन पीरियड से बहुत पहले, और 8000 BC यानी ईसा मसीह के जन्म के 8000 वर्ष पूर्व। BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, वहां से प्रारंभ करना किया किसने? पैलियोलिथिक पीरियड ने चलना, और उसके बाद 8000 से 8000 से 4000 तक का पीरियड आपका 4000 BC किसमें जाएगा? नियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, और उसके बाद 4000 से 2500 तक का पीरियड किसमें जाएगा? नियोलिथिक में। 4000 से 2500 BC, यानी 4000 BC से लेके 2500 BC तक का पीरियड किसमें चला जाएगा आपका? न्यूलिथिक पीरियड में। समझ में आया? तो यहां पर मनुष्य क्या करता था? यहां पर मनुष्य एक मानव नहीं था, आदि मानव का जीवन प्रयोग करता था, पत्थरों का प्रयोग करता था, हैंड एक्सेस, कॉपर, सारे उसके हथियार पत्थरों के बने होते थे, और पत्थरों को रगड़कर उसने यहाँ पर आग का आविष्कार कर लिया था, ही इन्वेंट्स फायर। और इसके बाद न्यूलिथिक पीरियड में मनुष्य केवल अब हंटर नहीं रह गया था, उसने डोमेस्टिकेशन प्रारंभ कर दिया था, एक जगह बनाकर रहने लगा था, और पशुओं को केवल शिकार नहीं करता था, क्या करना शुरू कर दिया था? पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया था। न्यूलिथिक पीरियड में मनुष्य और उसके हथियार पत्थरों के से बेहतर स्थिति में पहुंच गए थे, और अब वो पशुओं को पालने के साथ साथ उनकी सहायता से एग्रीकल्चर का भी प्रारंभ कर दिया था। यहाँ पर तीनों में ध्यान देना। यहाँ पैलियोलिथिक पीरियड में ही इन्वेंट्स फायर, नियोलिथिक पीरियड में ही इन्वेंट्स डोमेस्टिकेशन, और नियोलिथिक पीरियड में ही इन्वेंट्स क्या? एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ डोमेस्टिकेशन या पशुपालन प्रारंभ किया, यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर पशुओं की सहायता से एग्रीकल्चर या कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो ये जो आपका टाइम के साथ साथ डेट्स के साथ साथ हिस्ट्री तैयार हो रही थी धीरे धीरे। ठीक, अब इसी के लास्ट में यानी न्यूलिथिक पीरियड के लास्ट पीरियड में हम लोग अगर चलें तो हम लोग पहुंच जाएंगे आप लोग कहां पर? कॉपर एज में। यहाँ ठीक है, जैसे 2500 BC की बात चल रही थी, तो 2500 BC से अगर हम प्रारंभ करते हैं तो 2500 BC से यानी 3000 BC टू, ध्यान से देखना, कॉपर एज में चल रहे हैं हम लोग, 3000 BC टू 2000 BC, 3000 BC टू 2000 BC का पीरियड किसमें जाएगा? कॉपर एज में। क्यों? क्योंकि न्यूलिथिक पीरियड के लास्ट फेज में, कब? लास्ट फेज में मनुष्य ने एक मेटल्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। उस मेटल का नाम क्या था? कॉपर एज, ताम्रयुग। ठीक, तो वो एज न्यूलिथिक के लास्ट फेज में यानी 3000 BC से 2000 BC यानी इस 1000 BC के पीरियड में मनुष्य एक पत्थरों के साथ साथ अब वो किसका प्रयोग करने लगा था? अब वो पत्थरों में तांबे का प्रयोग करने लगा था। ठीक है, अब उसके औजार, उसके हथियार किससे बनने लगे थे? कॉपर की सहायता से भी बनने लगे थे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वो पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करता था। यहाँ पर लास्ट फेज में उसने कॉपर के हथियारों का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये एज कौन सी कहलाएगी आपकी? कॉपर एज का पीरियड कहलाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। और इसी पीरियड में मनुष्य ने क्या करना शुरू कर दिया? इसी पीरियड में मनुष्य ने लिखना शुरू कर दिया, स्क्रिप्ट का आविष्कार कर दिया। और इसी स्क्रिप्ट के आविष्कार के दौरान मनुष्य, जैसे स्क्रिप्ट का आविष्कार हुआ, मनुष्य किस एज में पहुंच जाएगा? किस पीरियड में पहुंच जाएगा? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में पहुंच जाएगा। और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से यहां पर मनुष्य
किसका प्रयोग या कौन सी सभ्यता इंतजार कर रही है आपका पढ़ने के लिए? यहाँ पर जैसे ही मनुष्य ने यहाँ पर किस किस का आविष्कार हुआ कॉपर एज में, कॉपर एज में मनुष्य ने हथियार जो हुए वो लकड़ी के साथ साथ पत्थर के साथ साथ कॉपर के बनने लगे, और इसके साथ साथ उसने स्क्रिप्ट का आविष्कार कर लिया, और स्क्रिप्ट का आविष्कार करने के साथ ही उसने क्या शुरू कर दिया, उसने एक बड़े क्षेत्र में रहना शुरू कर दिया। और इसी पीरियड में अगर हम बात करेंगे, इसी पीरियड में इसके लास्ट फेज में दो सिविलाइजेशन आएंगी। पहली आपकी आ जाएगी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरी वैदिक कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक कल्चर। और यहीं से मनुष्य ने तांबे में टिन का प्रयोग करके कौन सी धातु बना ली, कौन सा मेटल बना लिया, ब्रॉन्ज। यहां पर ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही मनुष्य ने तांबे के साथ ब्रॉन्ज का प्रयोग करके, तांबे के साथ टिन का प्रयोग करके कॉपर प्लस टिन ही इन्वेंट्स ब्रॉन्ज। और इसी कारण इस पीरियड को, इस समय को हम ब्रॉन्ज पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसका टाइम पीरियड की बात करें तो इसके टाइम पीरियड 2500 बीसी से 175 बीसी, यानी ब्रॉन्ज का खोज ईसा मसीह जीसस के जन्म के 1750 बीसी पूर्व ही कर लिया था, ठीक है। और 150 बीसी से अगर हम वैदिक सभ्यता में चलें तो आपका वैदिक सभ्यता में चलें तो आपका 1500 बीसी से 600 बीसी तक, ठीक। तो ये आपका ब्रीफ हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। और इसी से सभ्यता से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर वैदिक कल्चर, और जैसे ही यहाँ पर मनुष्य अभी ब्रॉन्ज का प्रयोग करना शुरू किया, और वैदिक कल्चर से ही मनुष्य ने आयरन का प्रयोग शुरू कर दिया, आयरन की खोज कर ली। और यही आयरन की खोज से मनुष्य का जो ग्रामीण, जो एग्रीग्रियन कल्चर था वो तेजी से आविष्कार हुआ, एग्रीकल्चर का तेजी से विकास हुआ, और मनुष्य कैसे एक शहरों में, एक शहरी सभ्यता में परिवर्तित होने लगा, और शहरों का तेजी से विकास हुआ। और इसी टाइम में 6वीं शताब्दी में आप कहां पहुंच गए, 600 बीसी में। इसी टाइम के पीरियडों में कई साहित्यों की रचना होती है, और उन साहित्य को हम लोगों ने पढ़ लिया, और वही पढ़ी हुई साहित्य जिसे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेसी सोर्सेज थे, उन्हें पढ़ने के बाद हम क्या पहुंच गए, हम हिस्टोरिक पीरियड में पहुंच गए, और हमने इतिहास को उस समय के मनुष्य के कल्चर, उस समय के मनुष्य के सिविलाइजेशन, उसके आर्कियोलॉजिकल प्लस उसके लिटरेसी सोर्सों से तुलना करके उसकी सत्यता की जांच करना प्रारंभ कर दिया। तो ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, और ये आपका एंशिएंट इंडिया हो गया। एंशिएंट इंडिया में ही आप हर्यक वंश पढ़ेंगे, जैसे ही आपका आयरन की खोज होगी वैसे ही तेजी से सिटियों का विकास होगा, साम्राज्यों का विकास होगा, और आप हर्यक वंश पढ़ेंगे, कंडव वंश पढ़ेंगे, नंद वंश पढ़ेंगे, मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे, गुप्त डायनेस्टी पढ़ेंगे, शक डायनेस्टी पढ़ेंगे, आंध्र सातवाहन पढ़ेंगे, ठीक है, और पुष्यभूति डायनेस्टी पढ़ेंगे। और यहीं से कई आपके ईरानी, पर्शियन ट्रेवलर्स आएंगे, आपके अरबियन ट्रेवलर्स आएंगे, आपके चीनी ट्रेवलर्स आएंगे, हुएनसांग आएगा, फाइयान आएगा, ठीक है। और यही पीरियड जब देश में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और ये पीरियड आपका हिस्टोरिक पीरियड आपका स्टार्ट हो जाता है 600 बीसी से 712 एडी तक, 712 एडी तक। तो 712 एडी यानी भारत पर पहला अरबों का आक्रमण होगा, और हम प्रवेश किसमें कर जाएंगे, मेडिवल इंडिया में कर जाएंगे।
ठीक है बच्चों, तो ये आपका एंशिएंट इंडिया का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग अपनी अगली क्लास में एंशिएंट इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टी हुई, कैसे कैसे किस किस चरणबद्ध तरीके से भारतीयों ने या हम लोगों ने, हमारे ऐतिहासिक हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार प्रगति की, इसके बारे में देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।